मानुषी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से बातचीत करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। पुष्पेंद्र जी, आप क्योंकि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, देयरफॉर विदाउट मच अडू मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम बात सीधा एक सब्जेक्ट पे आए। ये जो आपने राष्ट्रीय दिनदर्शिका इशू की है 29 फरवरी को, इसका सारा इतिहास बताइए, क्योंकि इसकी कहानी तो गज़ब की। मुझे तो चौंका दिया ये सुन के। तो ज़रा इसके बारे में बताइए। मधुकी, ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है कि जिसे भारत के संविधान में लोगों को नहीं पता था कि एक स्पेशल कमेटी बनी और उसमें कोई 22 स्केचेस को संविधान की ओरिजिनल कॉपी में जोड़ा गया। रामायण से, महाभारत से है, उसमें सुभाष बाबू हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी हैं। और उस ओरिजिनल कॉपी के बाद वो 22 चित्र किसके कहने से गायब कर दिए गए हैं, ये मिस्ट्री है आज तक। अच्छा। ओरिजिनल कॉपी जो भारत के संविधान में है, उसमें नंदलाल बोस से कहा गया कि आप भारत की सभ्यता के बारे में, उसमें काफ़ी सारे लोगों के हैं, लेकिन ओरिजिनल कॉपी में आने के बाद बाकी जितनी कॉपी छपी तो किसके कहने से गायब हुआ ये, और आज इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरीके से भारत की संसद में जब इस पे चर्चा हुई कि भारत का कैलेंडर कैसा होगा, क्या ये बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट वाला इंग्लिश का कैलेंडर होगा, या जो भारत की विक्रम संवत से होगा, सत संवत से होगा, एक लंबी बहस चली 1957 में। अच्छा। हाँ, और बाकायदा पार्लियामेंट ने दोनों हाउसेस में जी, और उसमें ये कह कर के ये फैसला लिया गया कि भारत का जो सरकारी कैलेंडर जारी होगा वो विक्रम संवत से होगा। माय गॉड। अब ये संसद के अंदर सब कुछ मौजूद है, लेकिन आज तक जैसे उन चित्रों के हटाने की बात का पता नहीं चल पा रहा है देश को, वैसे ये भी नहीं पता चल पा रहा कि जब ये फैसला हुआ तो 57 से लेकर आज तक जितने कैलेंडर छपते हैं सरकारी, वो इंग्लिश कैलेंडर छपते हैं, इंग्लिश की डेट से छपते हैं। बिल्कुल। तो क्या वजह है कि कुछ कैलेंडर आप देखेंगे बैंक्स में हैं कि जहाँ बड़ी डेट इंग्लिश की है और छोटी सी डेट जो है वो विक्रम की, जबकि ये तय हुआ कि उल्टा होगा। विक्रम संवत की डेट प्रोमिनेंट होगी और इंग्लिश की डेट छोटी होगी। देखो, एक ये भी बात पुष्पेंद्र जी, इन्होंने दबा दिया विक्रम संवत को, परंतु भारत का इमोशनल सांस्कृतिक कैलेंडर आज भी वही है। सबको अपने आप ही पता चलता है कब मकर संक्रांत है, कब कुंभ पे जाना है, कोई बुलाता नहीं, कोई ऑफिशियल कैलेंडर पे नहीं लिखा होता, और हर चीज़ उसी से चलती है। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 देखिए क्या है। दैट्स राइट। वी द इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया पैदा हुआ 47 में। भारत तो हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता। अब तो 5000 से बहुत पहले की बात है, हम फिर भी 5000 के कट डेट लेते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें ये होती, और मैं आज ये मानता हूँ 2020 में कि एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत भारत का समाज अपने इतिहास से दो चार न हो, रूबरू न हो, उसका बहुत सोच समझ के सुनियोजित षड्यंत्र किया। आपको सामने मैंने कहा कि भारत के संविधान में जो तस्वीरें हैं वो भी निकाल दी गई। तो ये जो नेशनल कैलेंडर था, इसको किसके कहने से जो फैसला संविधान संसद में हुआ उसको नहीं छापा। आपको क्यों लगता है ये किया क्या होगा? क्योंकि इससे किसी का नुकसान तो था नहीं। अच्छा, दूसरा, या बहुत सी बातें यहाँ लाई गई क्योंकि मुसलमानों को पसंद नहीं आएंगी, बहुत सी बातें इरेज करी गई क्योंकि वो बेचारे कहीं खफा ना हो जाएं। आज ये तो क्रिश्चियन कैलेंडर है, आफ्टर क्राइस्ट एंड बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो इतनी गुलामी ये आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट की तब से। मैं आपको एक लाइन और जोड़ दूँ, आपने क्योंकि ये सवाल आपने करा कि क्यों किया गया, क्या वजह थी। आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो अभी हमारे कहीं देश में बात उठी नहीं है। वो 14 अगस्त 1947 को भारत के उस वक्त के गृह मंत्री ने एक तार भेजा देश के जाने माने एक सिंगर को, और बहुत पुराने थे, उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। और उनको तार भेज के ये कहा कि 14 तारीख 1947 में भेजा। उन्होंने कहा कि आज मध्यरात्रि में
भारत की संसद के अंदर आपको वंदे मातरम गाना है। अच्छा, और जब उनके पास उनको तार मिला तो उन्होंने इस प्रपोजल मतलब सरदार पटेल ने भेजा। सरदार पटेल ने भेजा कि आपको ये गाना है मध्यरात्रि में। तो पंडित जी ने कहा कि मैं गाऊंगा, लेकिन आप सोचिए कि कितने कद्दावर लोग होंगे कि उन्होंने कहा मैं एक शर्त है मेरी। तो सरदार पटेल ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं गाऊंगा, और वो उस वक्त अपने घर नहीं थे, मद्रास में थे। उन्होंने कहा कि मैं गाऊंगा 22 पंक्तियों का 9 मिनट का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा, मैं अधूरा नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने उस शर्त को मान लिया। तो आप सोचिए कि भारत की संसद में जो मध्यरात्रि के समय जो 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 वंदे मातरम हुआ है वो पूरा हुआ है, 9 मिनट का, 22 पंक्तियों का था। लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनी और उसमें मुसलमानों का मेजर ऑब्जेक्शन था कि इसमें तमाम दुर्गा का और देवियों का वर्णन आया है, ये हमारी उसको ठेस पहुंचाता है। उनके कहने पे कमेटी बनी, मौलाना आजाद थे उसमें। बाप रे, ये पार्टीशन के बाद हो रहा है। पार्टीशन के बाद हो रहा है। और तो उसके बाद हमारी आज जो 4 लाइनें पढ़ी जाती हैं ना, हाँ। वो उन कारणों से कि मुसलमानों ने दर्ज कराई कि भाई इससे हमारी भावनाओं को आहत पहुंच रही है। मौलाना आजाद के अंडर में कमेटी बनी, तब ये हुआ कि ऊपर की 4 पंक्तियां गाई जाएंगी। यानी आप ये कह सकती हैं कि खंडित भारत में वंदे मातरम तो पूरा बजा, लेकिन वंदे मातरम को भी खंडित कर दिया। हे और आज- भगवान, तो ये आप तो ये हमारी सरकार क्या इस्लामाबाद से चल रही थी? अब आप सोचिए कि नहीं, मैं तो ना कभी वीटो, देखिए पार्टीशन इसी बात पे हुआ, जिन्ना हर चीज़ पे वीटो पावर चाहते थे कि मुस्लिम्स के पास वीटो पावर होना चाहिए। हम इक्वालिटी से नहीं चल सकते, क्योंकि इक्वालिटी में आपके वोट ज़्यादा हैं और इसलिए मेजॉरिटी रूल हो जाएगा, तो हमें वीटो चाहिए। और वो करते करते पाकिस्तान ले गए। अब उसके बाद यहाँ पे भी उनकी वीटो चलनी थी, तो पार्टीशन का मधु जी, इस देश में मुझे और आपको कुछ नहीं कर रहा है। जो चीज़ें डॉक्यूमेंट हैं उन्हें पब्लिक के सामने सरे मंजर कर देना है, लोग अपने आप तय कर लेंगे। इसमें ना कोई राइट विंग है, ना कोई लेफ्ट विंग है, ना सेंट्रिस्ट है। सवाल यह है कि लोगों ने उन चीज़ों को नहीं उठाया। B.R. अम्बेडकर की किताब है क्या थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब विभाजन हो गया तो इस देश में मुसलमान क्यों रहेगा, उसको पाकिस्तान जाना चाहिए और वहाँ एक भी हिंदू नहीं रखा। लेकिन आज ये बात कोई बात कह दे तो ओहो साहब ये तो बड़े राइटिस्ट लोग हैं, ये तो देश तोड़ने की बात। अंबेडकर जैसा सच्चा आदमी जिसकी बिल्कुल 2 शब्दों में 2 टूक बात करता था, उसकी बातों को नहीं आने दिया। नहीं तो अब तो मुसलमान उसको अपना के नहीं, बैठे हैं, वो तो उनका हीरो बना लेकिन लिया, मजबूरी है। इतना सैनिटाइज कर दिया अंबेडकर की ये सब बातें। कहाँ किसी को पढ़ने दी गई वो किताब, कहाँ अवेलेबल थी? उसकी एक वजह ये भी है कि देखिए आज़ादी के बाद से सारा नैरेटिव एक खास लोगों के हाथ में था। अखबार हो, मीडिया हो, सब कुछ उनके हाथ में था। तो ये जो है जिस कैलेंडर की हम लोग बात ये कर जो राष्ट्र, मुझे ये बताइए, आपने वो, मैं तो ज़रूर वो सारी की सारी पार्लियामेंट्री डिबेट्स निकलवाऊंगी, पर आपने तो पढ़ ली होंगी, मुझे तो अब जाके पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन आवाज़ें आई जिन्होंने ये बहस हुई, उसमें उस वक्त हाँ, सर्वसम्मति से पास हुआ है। सर्वसहमति से जी, कोई इस पे नेहरू कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। उतनी मतलब उस वक्त हिम्मत नहीं हुई। आप यही कह लीजिए, क्या कहते हैं कि आपने इसमें एक्सेप्ट कर लिया और फिर पीछे से ही क्या। मैं कह रहा हूँ नेहरू जी की कमेटी में नंदलाल बोस को बनाया गया, नेहरू जी चाहते थे, और फिर बताइए किसने हटाया। नहीं, पर जिन लोगों ने ये पास करवाया सर्वसहमति से कि इस देश में ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं चलेगा, अंग्रेजी नहीं चलेगा, हमारा राष्ट्रीय चलेगा कैलेंडर, तो उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। यही तो नहीं मुझे कहीं देखने को मिल रहा कि उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, या लोग तब तो बहुत दिग्गज थे, नेहरू से टॉल फिगर्स थे, नेहरू से बौने नहीं थे उस जमाने के नेता। कभी कभी ये भी होता है ना कि बहुत टॉल लोग जो हैं बहुत नीचे लेवल की बात सोच नहीं पाते हैं, और ऐसे में कुछ लोग नीची सोच के लोग जो है अपना काम कर देते हैं, तो लोगों को ध्यान भी नहीं होता। ये भी बहुत हमारे इतिहास में हुआ है। ये तो सारी हिंदू संस्कृति की पूरी यही कहानी है, यही कहानी है कि हम उतना नीचे जा ही नहीं सकते चाहे कोशिश करें। लेकिन इसमें हमारे लिए जो सबसे पॉजिटिव बात है कि उन्होंने जो किया करा। हम तो समाज में जब हमने इन बातों को रखा तो लोगों में रिएक्शन हमें देखने को मिला। और औरंगाबाद में 4 बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके होंगे अपने ज़माने में, अपनी पेंशन से 2 लाख रुपए में ये कैलेंडर छापते थे। अच्छा, ये मतलब कब से? ये 3-4 साल हो गए उन बेचारों को।
वो अच्छा। छापते थे। जब मुझे ये पता चला तो फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट उनको निकाल के दिए। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात खुशी ये है कि इस बार का ये जो कैलेंडर है ये मैसिव लेवल पे निकाला गया है, मैसिव लेवल पे। इसकी विदेशों में कॉपियाँ जा रही हैं, इसकी पूरे देश में जा रही हैं। और इसके अंदर आने से आप ये देखेंगी कि उनकी लड़ाई के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया, भारत के सारे बैंकों ने एक्सेप्ट किया कि आप, ज़रा ये बताइए, मुझे नहीं ये कहानी पता। वो ये है कि ये जो कैलेंडर था ये भारत के संसद से पास हुआ है, तो लोगों को पता नहीं था। उन डॉक्यूमेंट्स को लगा करके जब आरबीआई के पास गए तो आरबीआई ने एक्सेप्ट किया। बहुत एक लंबा उनके साथ हम लोगों को वो करना पड़ा। नहीं अभी हुआ नहीं, कि पहले? नहीं, पहले ही हो गया था। लेकिन ये तो ये रिटायर्ड लोगों ने किया था कि कब किया, ये कब शुरू हुआ? 5 साल पुरानी कहानी है। अच्छा। लेकिन न बैंक को, किसी को पता ही नहीं था ये बात। जब उनको बताया गया ये डॉक्यूमेंट तो एक्सेप्ट तो किया कम से कम। हम तो कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस बात का निर्देश, देखिए फ्रंट पेज पे छपा हुआ है उनका ऑर्डर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, वो छापा है। उसमें ये लिखा गया कि भाई ये जो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है इसकी डेट बैंक सारे एक्सेप्ट करेंगे, इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। और अब तो ये हो गया है कि अगर आप अपने चेक के ऊपर ये संवत की डेट डालेंगी, रिजेक्ट कर दिया अगर, तो बैंक को वो पैसा दोबारा देना पड़ेगा। किसी भी बैंक ने किया? अब मैं मान लीजिए मेरा किसी स्टेट में बैंक, जाए, एक्सिस किसी बैंक में रिजर्व कल ही बैंक मैं का करने ऑर्डर, वाली ये हूँ। रिजर्व बैंक का ऑर्डर है। अरे वाह। वोडाफोन वालों ने एक चेक रिजेक्ट कर दिया इसी पे? इसी पे। लोअर कोर्ट में हारे, 7,000 रुपये, 9,000 रुपये फाइन लगा। अपर कोर्ट में गए, 53,000 रुपये फाइन लगा। और फिर वोडाफोन ने कहा हम रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए। ये कब की बात है? ये तो अखबार में आया था। अब इतनी छोटी लड़ाई वो लोग लड़ रहे थे। ये तो छोटी है क्या? नहीं, लेकिन उस लेवल पे, क्योंकि यहाँ तो हिंदुस्तान में तो बहुत सारे, ये महाराष्ट्र में लड़ रहे थे, औरंगाबाद में टीम। हाँ, क्योंकि ये जो टीम है अभय म्हात्रे साहब, विजय श्रोत्रे, ये पूरी, ये देखिए ना, ये पूरी उनकी कारकारिणी है। ये उनकी पूरी कारकारिणी है जी। और बहुत साइलेंटली वो लोग काम कर रहे थे। उनको कोई पब्लिसिटी कुछ दी नहीं थी। सिर्फ मैं इसीलिए इस बार उन्होंने मुझे बुलाया और जब उसकी लॉन्च कराई तो मैंने कहा मैं जितनी मेरी ताकत है मैं देश को बताऊंगा कि आपने कितना बड़ा काम खड़ा किया है और क्या है। इस कैलेंडर को मैं कैलेंडर नहीं मानता, मैं भारतीय इतिहास में या भारतीय सभ्यता में एक आंदोलन मानता हूँ। बहुत बड़ा है ये तो गेम चेंजर है एक मायने में। गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है अभी हाल ही में? यस, आप जाइए उसमें डालेंगे। गूगल वाले कहते हैं कि भाई आप अगर इस पे काम करेंगे तो हम रिजेक्ट नहीं करने को तैयार। यानी दुनिया आपकी बात मानने को तैयार है, लेकिन भारत की संसद में इसे उठाने की हम कोशिश करेंगे कि भाई ना इसको कोई प्राइवेट बिल के थ्रू उठाए कि भाई ये कैलेंडर पास हुआ था, फिर छप क्यों नहीं रहा, या इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं, सरकार का जो ऑफिशियल कैलेंडर है ना, बहस तो यही थी। कैलेंडर तो बहुत सारी कंपनियां छापती हैं। ये बदकिस्मती है इस देश की कि कुछ ऐसी उड़ान भरने वाली कंपनियां ऐसे कैलेंडर छापती हैं जिसको लेकर लाइन लगा करके लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। इससे एक और बात जुड़ जाती है पुष्पेंद्र जी, ये जो सैबथ डे को हमने छुट्टी मान लिया है कि संडे को, सैटरडे को छुट्टी होनी है, ये भी तो बाइबल से जुड़ा हुआ है, सब उसी से है, क्रिश्चियन कैलेंडर से जुड़ा हुआ है। और अगर हम संडे की छुट्टी लेते हैं, सैटरडे की लेते हैं, तो ये बड़ी सेक्युलर है। जिस दिन हमने कहा कि ये छुट्टी भी हमारे इमोशनल कैलेंडर से, सांस्कृतिक कैलेंडर से जुड़नी चाहिए, हमें कब रेस्ट चाहिए, तो एकदम कम्युनल बात हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि सेकुलर देश तो 1976 में हुआ। बहुत खूब। तो अगर 76 में भी सेकुलर हुआ मधु जी, तो सेकुलर देश का कैलेंडर क्राइस्ट से क्यों चलेगा? कैसे चलेगा? फिर तो कल कुछ लोग कहेंगे कि साहब हिजरी से चलना चाहिए तो 632 से चलना चाहिए। तो ये जो कैलेंडर है ये ना मजहबी है ना धार्मिक है, ये तो कॉस्मिक, ये तो पूरा साइंस है। साइंस है और कॉस्मिक फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, की गणना के हिसाब से गणना से। एक एक चीज इसमें टोटल साइंस है, टोटल साइंस है। इसमें कहीं कोई हिंदू कैलेंडर या उस तरीके की चीज नहीं। लेकिन आज की डेट में कुछ भी ऐसी बात करना लोगों को लगता है ये कम्युनलिज्म है, ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी इस्लाम है। अब कैलेंडर भी हिंदू है, तो अब तो धीरे धीरे वंदे मातरम पे भी सवाल उठ चुका और पता नहीं किस किस पे छुप उठेगा। और आप जानती हैं कि केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में है, केंद्रीय विद्यालय का लोगो क्या है? तमसो मां ज्योतिर्मय, जिसका सिर्फ इतना ही मतलब है डार्कनेस से टुवर्ड्स लाइट।
अंधेरे से। इसको बाकायदा इस हिंदुस्तान में हमारे और आपके जीवन में हुआ है कि लोगों ने सवाल उठाया कि इससे तो एक खास मजहब को, धर्म को प्रमोट कर, इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाँ, कैन यू इमेजिन कि ये बदले? ये इस पे सवाल उठ गया है केंद्रीय विद्यालय के इस लोगों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट लेके गए लोग। अब इस देश में, इस देश की संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में कितना भी आप लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ रखें, लेकिन एक वर्ग तैयार हमने 70 साल में ऐसा किया है कि वो ये तय करते हैं कि ये कम्युनल है और ये सेकुलर है। नहीं, और मजे की बात यह है कि मुस्लिम्स को क्रिश्चियन कैलेंडर से चलने की कोई आपत्ति नहीं है, That's the point. बट एनीथिंग हिंदू इज एनाथेमा। उसकी एक वजह ये लगता है कि देखिए, कुछ सभ्यताएं जो होती हैं वो, उनकी अपनी कोई सभ्यता तो होती नहीं है। तो जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में सभ्यताएं पली हैं, बड़ी हुई हैं, उनको हमेशा एक रिच कल्चर से डर लगता है कि अगर वो रिच कल्चर सामने आ जाएगा तो जो उन्होंने एक फार्स खड़ा किया है दुनिया भर में, भाई अगर कोई हिंदुस्तान आया था तो उसको राज करना था, राज करता। दुनिया में लोग आते हैं, लेकिन आप राज करने आए, आपने नालंदा क्यों चलाई? बिल्कुल, हर यूनिवर्सिटी चलाई। हाँ, That's what I'm saying ना। इसका मतलब है आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी के शिकार हैं कि कोई सुपीरियर चीज आपको दिखती है तो आपके अंदर एक अलग इन्फिनिटी का कॉम्प्लेक्स का भाव होता है, और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाला यही काम करता है, डिस्ट्रक्शन। तो वो तो मैं फिर और जी। सारे मुगल काल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। आप यूनिवर्सिटी की बात छोड़ दीजिए, हाँ, तो इस देश में सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अगर मुगलों इतने ही रिच थे और इतने ही उनका आर्किटेक्चर था, जिसे एक फ्रॉड नैरेटिव दिया गया कि इस्लामिक आर्किटेक्चर, देयर इज नो इस्लामिक आर्किटेक्चर, एग्जैक्टली, लेकिन कहा कि ताजमहल यहाँ बना, कुतुब मीनार यहाँ बनी। और अफसोस की बात यह है कि हम लोगों ने जाने अनजाने में ताजमहल को भारत की पहचान से जोड़ा, और भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते थे वहां ले जाते थे मकबरे पे। नहीं, वो नहीं ले जाइए, चलिए ठीक है। भारत की पहचान के रूप में भारत का राष्ट्रपति जब विदा करता था उस राष्ट्राध्यक्ष को, तो मधु जी उसको ताजमहल की पहचान में दिया जाता था। यानी आप सोचिए कि जिन लोगों के दबाव में भी किया गया, अगर इस्लाम के अंदर भी देखें तो इस्लाम में कब्र जो है वो हराम है, हराम है बिल्कुल, और आप उसे घर में रखते हैं, और वो भारत की पहचान हो गई। अभी वर्तमान जो अब सारे दिल्ली में देखिए ना, किसको सजाया जा रहा है? मकबरों को। पृथ्वीराज चौहान का फोर्ट किसी को पता नहीं, हस्तिनापुर कहाँ थी पता नहीं, इंद्रप्रस्थ कहाँ थी उसको पता होने नहीं देना। तो एक नैरेटिव बड़ा कालीबंगन 30 साल पहले 5000 पुराने अवशेष मिले हैं कालीबंगन में, उसको प्रिजर्व भी करा नहीं ताकि वापस डिस्ट्रॉय हो जाए। इससे ज़्यादा क्या दुर्भाव होगा? मुल्क आज़ाद हुआ, इस देश में बड़ी शान शौकत के साथ एक फिल्म बनी, मुगले आज़म। मुगले आज़म, क्या ग्लोरिफिकेशन किया गया इस देश में। तो ये तो एक ऐसी लड़ाई है कि इसको हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि देश जब इसको समझेगा तो उसको पूरी सनातन सभ्यता क्या है, तब लोगों को पता चलेगा कि प्रयागराज के अंदर ये जो नहान होता है ये क्यों होता है। इसमें इस तिथियों में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रयागराज के अंदर ये जो नहान होता है, इस नहान की वैल्यू ये है कि प्लेनेट मूव करते हैं, और 12 साल और 6 साल में वो प्लेनेट एक ऐसी जगह आते हैं जहां से रेस निकलती हैं, और जमीन पे जितना पानी होता है वो साफ हो जाता है, और उसमें नहाने से कोई बीमारी नहीं होती। ये जो कुंभ है, ये कुंभ साइंटिफिक है। खैर हर चीज में यही निकल के आ रहा है अब तो, हर चीज में। किसी जमाने में हम पीपल को ही पूजते थे तो हम ये अंधविश्वासी मानते थे, अब पता चल रहा है ना क्यों 24 आवर ऑक्सीजन देता है, और ये एग्जैक्टली, और ग्रैटिट्यूड की जो भावना है सृष्टि के प्रति। मैं तो उसमें बहुत लंबा कुछ नहीं कहता, लेकिन एक ही बात कहता हूँ कि ये भी नैरेटिव हमारे देश में सोच समझ के बनाया गया कि सारे धर्म बराबर हैं। इससे वाहियात कोई बात हो नहीं सकती, एंड दिस इज द इन्विटेशन टू स्लॉटर। क्योंकि अगर सारे धर्म बराबर हैं, उनके मुंह से कभी नहीं सुनेगा। अगर बराबर होते तो फिर कन्वर्ट क्यों करते हो? मधु जी, इसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है। टेक्निकल वो तो धर्म ही नहीं है, एक तो सबसे बड़ी बात ये वो तो रिलीजन है। रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
सारे मजहब हैं, धर्म एक ही है, सनातन। सही बात है। इसलिए सत्य सनातन शुद्ध रूप से ज्ञान और विज्ञान है। और इसीलिए जो 5 तत्वों की बात कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती कहते हैं 5 तत्व, वो 5 तत्व ही जीवन है। तो हम तो इस पर्यावरण, इस ब्रह्मांड के हिस्से थे। इसलिए हमारे यहाँ नदी पानी बहने वाली कोई चीज नहीं है, उसे माँ का माँ का दर्जा दर्जा दिया। कि जो माँ आपको पैदा करती है, लेकिन जो माँ पालेगी उसके लिए जल चाहिए, और जल के लिए उस माँ से ज्यादा पवित्र उस नदी को रखना है। उसे फेथ से जोड़ दिया। और लोएस्ट जिसको मानी जाती है लाइफ एब्राहमिक रिलीजन्स में, क्योंकि वहाँ तो चेन ऑफ बीइंग है, उसमें भी वो ही ब्रह्म है जो तुम में और मुझ में है। ये जो कनेक्टिविटी है उसमें द्वैत आ ही नहीं सकता, अद्वैत। तो वो भी जुड़ जाता है इससे। और ये जो लोग किसी को सगा नहीं मानते, अगर वो कलमा ना पढ़ ले, अगर वो कन्वर्ट ना हो जाए, तो उनके साथ हम बराबर कैसे हो गए? कुछ कुछ पॉइंट उठने चाहिए मधु जी, मैं समझ इस बदलते वक्त में। किसी सेकुलर देश के अंदर अजान हो ही नहीं सकती। अभी सवाल मैं कहूंगा तो लोगों को सुनने में लगेगा, लेकिन मैं तथ्यों के साथ प्रूफ करना चाहता हूं। बताओ। अजान के अंदर पहला कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। He is the one and या only. कल्ला, ये इसका जो तर्जुमा है, जो हमने बचपन में अपने कॉलेज स्कूल में कुरान पढ़ा है, इसका ट्रांसलेशन यह है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। एक सेकुलर स्टेट के अंदर जहां अथीस्ट भी रहते हैं, जहां मूर्ति पूजक भी रहते हैं, आप इसको कैसे इजाज़त देते हैं कि कुछ लोग 5 वक्त एक ही बात को चिल्ला चिल्ला के सेकुलर स्टेट में लोगों को प्रवोक करें? It is hate speech actually. बताइए। It qualifies for hate speech. और वो लोग कहते हैं कि साहब सारे धर्म बराबर हैं। इसमें इसका जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये हुआ कि 76 में जब भारत के संविधान में, आज तो सबको पता चल गया किसके दबाव में आप सेकुलरिज्म लाए, किसके दबाव में आप सोशलिज्म लाए। बोल दो ना, सबको पता चले। सबको पता है कि नहीं नहीं, रशियन बोलिए बोलिए, ढंग से बोलिए। केजीबी का पूरा दबाव था। भारत की पार्लियामेंट में 100 से ज़्यादा एमपी उनके पेरोल पर थे। उसके दबाव में इंदिरा गांधी पे प्रेशर बनाया गया, सोशलिज्म का शब्द और सेकुलरिज्म का डाला गया। तो आप देखिए ना, विवेक अग्निहोत्री ने जो डॉक्यूमेंटेड फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल, उसमें सब कुछ ओपन कर दिया। आई नो, बट आई एम सेइंग आई स्टिल वांट यू टू एक्सप्लेन इसमें रशिया का क्या इंटरेस्ट बनता था? रशियन फोर्सेस इनको सपोर्ट कर रही थी, इनको सेकुलरिज्म लाना चाहते थे वो, इसलिए भारत के पार्लियामेंट के अंदर उनके इंटरेस्ट का काम हो रहा था। वो तो बिना उसके भी हो रहा था। नेहरू के ज़माने में तो और भी ज़ोरों शोरों से था। इंदिरा गांधी तो कमज़ोर होती चली गई ना, जैसे जैसे कमज़ोरी। 76 में शी वॉज वेरी वीक। लेकिन जो मेरा पॉइंट है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारत के संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आप 76 में जब सारा अपोजिशन जेल में था, तब आप इसको लेके आए। और आपने कमाल की काम किया है, वो जो छोटी सी बात है जो बताई नहीं है, यानी कांग्रेस में आज उनके वंशज मौजूद हैं, उन्होंने नहीं बताई। जिस वक्त ये हुआ कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जाए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस वक्त, ही वॉज नो डाउट इज ए लर्नड मैन, उनका बेटा क्या है और वो कैसे जज बनाता है वो दुनिया देख रही है, वो एक अलग इशू है। उनसे उन्होंने कहा, एल एम सिंघवी साहब से, कि आप सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन ढूंढिए। नहीं मिला नहीं। उन्होंने दुनिया की डिक्शनरी निकाली मधु जी, और उसके बाद वो कहा कि इसका ट्रांसलेशन होगा पंथ निरपेक्ष। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी। उन्होंने यहां तक कहा कि धर्मनिरपेक्ष का तो मतलब हो गया कि राजा अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपनी ड्यूटी नहीं करेगा। ये कोई पूजा पद्धति वाला धर्म नहीं है, ये ड्यूटी है। जैसे हम कभी बातचीत में नहीं कहते, यार मैं आज धर्म संकट में फंस गया, बिल्कुल, ये करूं या ये न करूं। या राष्ट्र धर्म, तो राजधर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म। वही लोग, वो पार्टियां जो आज मोदी को बार बार दिखाती हैं कि राजधर्म क्या है, राजधर्म क्या है, वो आज इस धर्म को एक मजहब का इक्विवेलेंट खड़ा करती है। उस बहस के बाद हुआ, और इंदिरा गांधी से उन्होंने बहस की एल एम सिंघवी ने, और आखिर में वो इतने वो हो गए, इरिटेट हो गए कि उन्होंने पेन निकाला और इंदिरा गांधी को कहा, या आप ले लीजिए और आप ही लिख लीजिए। लेकिन कोई एजेंडा था इंदिरा गांधी के पीछे, जो ऐसी बात भी उन्होंने नहीं मानी, और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है किताब कहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो शुरू में एक बात कहा कि हमारी संस्कृति एक नहीं है, इस देश से खुले आम, जिसे कहते हैं ब्रॉड डे लाइट, फ्रॉड किया गया है, रेप हुआ है। मतलब आप यू कैन से इट। आप बताइए, इन बातों को छुपाया क्यों गया? छुपाया सुभाष चंद्र बोस। नहीं, ऐसा तो सही में लगता है ये सारा माफिया ऑपरेशन चल रहा था। पार्लियामेंट तो सिर्फ ढकोसला थी, और फ्री मीडिया तथाकथित
अब आप मुझे कैसे feeling ये क्या होता बातें कि क्यों नहीं आई? ये तो खबर बनने की बात थी। पुष्पेंद्र जी, सबसे ज़्यादा धक्का इस बात का लगता है कि आज भी इतने सालों के असॉल्ट, सिविलाइजेशनल असॉल्ट्स के बावजूद, और जो ऑफिशियल अडॉप्शन ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर कितने साल तो हो गए अब, उसके बावजूद भी इस देश का सांस्कृतिक कैलेंडर, इमोशनल कैलेंडर, तीज त्योहार का कैलेंडर, शादी कब करनी है नहीं करनी, कौन से लगन में करनी है, हर चीज़ इसी से तय होती है। और उसको इतना दबाया गया, पर उसने अपनी जगह लोगों के दिलों और दिमागों में नहीं छोड़ी, सरकारी कैलेंडर में सिर्फ। देखिए, हम कुछ ऐसा लगता है मधु जी, हमारे मन में कुछ और है और हमारी आंखों के सामने कुछ और है। हम इस कंट्रडिक्शन में इतने सालों से जी रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि इस कंट्रडिक्शन के साथ जब समाज और सभ्यताएं रहती हैं तो वो कभी बड़ी नहीं हो पाती। सही बात। इसलिए देश में हीरो इस देश में कोई और है। लोग हीरो मानते हैं वीर सावरकर को, छत्रपति शिवाजी को, सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन तस्वीर किसी और की टंगी हुई है। तो ये कंट्रडिक्शन हमारी पर्सनालिटी में आता है, पूरे देश के थॉट में आता है। अब आप देखिए, हमने इसके पहले पेज पे ये जो हमने सब दिया है, इस कैलेंडर को साइंटिफिकली इसकी क्या वैल्यू है, ये साइंस है। और हमने ये भी कहा कि भारत में देखिए, भारत में जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल बर्ड है, ये बोलते जाओ, नेशनल फ्लैग तो है ही, सबको पता है। चलिए, नेशनल बर्ड पीकॉक है, नेशनल फ्लावर लोटस है, नेशनल ट्री फिकस बेनिलियन है, नेशनल एंथम भी है, नेशनल रिवर भी है, और तमाम सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी हमारा नेशनल एनिमल भी है टाइगर, सब फूल पत्ती, नेशनल सॉन्ग भी है वंदे मातरम, नेशनल फ्रूट भी है मैंगो, करेंसी सिंबल भी अपना है, स्टेट्स यूटीज के सिंबल्स भी अलग अलग हैं। तो क्या आपको लगता है इन सबको पढ़ने के बाद कि भारत का नेशनल कैलेंडर न कहाँ है? नहीं, और उससे चल रहा है जीवन, जो सरकारी जीवन के बाहर का जीवन है वो तो इसी से आज भी चल रहा है। वही मैंने कहा। अब आप देखिए, इसमें हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है ताकि लोग इसको ये माने कि हमने यहाँ कोई अपना कोई एजेंडा नहीं है हमारा, हमने तथ्यों के आधार पर दे दिया। यहाँ इसमें लिखा हुआ है, पूरा डेट भी दिया है। देखिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चिट्ठी है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जुलाई 1, 2015 की। अब उसमें लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड सका संवत एज नेशनल कैलेंडर विद इफेक्ट फ्रॉम 22 मार्च 1957 and all the government statutory orders, notification, acts of parliament etc. bear both the dates, that is Saka Samvat as well as Gregorian calendar। इसलिए आज भी आप देखें सरकारी कैलेंडर में बड़ी डेट इंग्लिश की होती है, लेकिन बहस 57 में ये हुई थी कि बड़ी डेट होगी संवत की, छोटी डेट होगी इंग्लिश की। लेकिन किन खारतों में कौन लोग थे, कौन ताकतें थीं जिन्होंने 57 से लेकर आज तक ये नहीं होने दिया, दबा दिया। एक्चुअली नहीं, और पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो उस जनरेशन की हैं, चाहे हिंदू कोड बिल पे हुई हो, चाहे किसी भी इशू पे, इतनी सिविलाइजेशनल रूट्स क्लियर उस डिबेट में निकल के आती हैं। इसका मतलब उस वक्त थे नहीं, मैं यही कह रही हूँ। और नेहरू ने उन आवाज़ों को बहुत बुरी तरह से कुचला, दबाया, और उन सबको कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, वो जो बस उनको फासिस्ट शब्द नहीं इस्तेमाल किया तब। अरे वो तो खुद भी कहते थे कि मेरी आई एम बाय बर्थ आई एम इंग्लिशमैन नहीं, बाय बर्थ आई एम, बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ आई एम अ हिंदू। बाय बर्थ आई एम ए इंग्लिशमैन, बाय कल्चर आई एम ए मुस्लिम, बट बाय एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। तो अब जहाँ से ये शुरू होगा, और उस जमाने तो मतलब वो इलेक्टेड डिक्टेटर थे भाई, 370 पर जिस किस्म का उन्होंने एटीट्यूड अपनाया, उसके बाद तो सरदार पटेल इम्पोज डिक्टेटर थे। इलेक्टेड कहाँ थे? पटेल इलेक्ट हुए थे। क्यों हम कह रहे हैं उनको इलेक्टेड थे? उनके 20 साल 19 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे, उस दौर में 57 तक तो चीजें खत्म हो चुकी थी। इसलिए एक चीज नहीं है मधु जी, मैं कह रहा हूं सिर्फ लोगों के सामने तथ्य रख दीजिए, कुछ मत दीजिए कि ये राइट है लेफ्ट है, लोग तय कर लें कि इस देश के साथ क्या हुआ। सही बात है। एक घटना नहीं है, बहुत सी घटनाएं। अभी जिनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं, गांधी की एक बहुत ही बुनियादी सोच ये थी कि पंचायत उसको रिवाइव करना है। स्वराज का मतलब ही गांव से ऊपर उठेगा, बॉटम अप डेमोक्रेसी होनी चाहिए।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं दी थी इन्होंने जो ट्रेडिशनल पंचायत से, और जब लाए तो सरकारी पंचायत से। गांधी ये सरकारी पंचायत को कभी नहीं मानते, वो सामाजिक पंचायतें थी जिनको पहले तहस नहस किया, निगलेक्ट किया, फिर सरकारी पंचायतें लाए चुनावी द्वारा, पार्टी पॉलिटिक्स द्वारा, तो और भी जो बची कुची सामाजिक पंचायती थी उनको तबाह कर दिया। मधु जी एक बेसिक फैक्टर और फिर गांधी राष्ट्रपिता बनते हैं। नहीं देखिए कौन सा उनका आइडिया उन्होंने लिया? मधु जी मेरा कहना यह है कि जब आपके बड़े जो भी जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, आप अपनी फादर को या माँ को मानती होंगी, अगर आपके मन में उनके प्रति कोई शंका हो और आप न कह पाए तो जीवन में आप कभी भी जब भी नहीं वो होंगे वो आपको तकलीफ देगा। इस देश में गांधी जी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल मैं उठाना है जो लगातार उठा रहा हूँ। मेरी उनसे निजी तौर पे कुछ नहीं, उनको सम्मान है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब वो राष्ट्रपिता हैं, मेरे उस पर कोई सवाल नहीं है। आप देखिए अंबेडकर से एक छोटा सा विवाद हो गया उनका, तो अंबेडकर के पास गए और अंबेडकर से कहा तुम अपनी ये बात वापस ले लो। लेकिन अंबेडकर का बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा कि बात मेरी सही है गांधी जी, पर मैं ले रहा हूँ आपकी इज्जत। फिर ये उन्होंने कहा कि नहीं, वो धरने की धमकी दी उन्होंने कहा आप राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों को हम इतने हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी जीवन में एक्सपेरिमेंट ट्रुथ के साथ किए, 1939 में सुभाष बाबू चुन के चुनाव जीत गए और उनको दरकिनार किया। नहीं दरकिनार नहीं, ओपनली कहा इस्तीफा दीजिए। हाँ, सही बात। तो आप मुझे बताइए जब इन आइकॉन्स ने अपने जमाने में ये करा तो एक घटना मात्र से आपको पता चलेगा। गांधी जी ने जिस वक्त भारत विभाजन के लिए नेहरू और जिन्ना की मीटिंग माउंटबेटन से हो रही थी, तो गांधी जी को क्या पता नहीं था? मैं ये कहता हूं कि आप उनका वो जो स्टेटमेंट है ये किस वक्त उन्होंने दिया? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा। ये उस वक्त दिया है जब हॉबनॉबिंग चल रही थी। क्या गांधी जी इससे अनभिज्ञ थे या लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि नेहरू और जिन्ना क्या कर रहे हैं वो उन्हें पता नहीं है? अगर पता नहीं था तो कैसे बयान दे दिया उन्होंने कि मेरी लाश पे बटेगा? इसका मतलब बटने वालों के नाम पता थे। तो क्या गांधी जी ने जो अंबेडकर के सामने धरने की धमकी दी वो नहीं दे सकते? जो हठधर्मी आपने सुभाष के सामने की, इन दोनों में से कोई एक तस्वीर, कोई एक लाइन, कोई एक घटना बता दें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि गांधी ने जब ये कहा कि मेरी लाश पे होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश को गुमराह करने के लिए उन्होंने कहा। लाशें बिछ गई, 21 लाख लोग मरने के बाद ये आज़ादी मिली है और हम आज भी झूठा गाना गाते हैं कि बिना बिना खड़क ताल बिना नहीं। और 15 अगस्त को कायदे से पार्टीशन दिवस के रूप में याद करना चाहिए। मुझे तो इंडिपेंडेंस लगती नहीं। एक तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी, दूसरा जब लोग मातम मना रहे हैं, 21 लाख या जितने भी लाख मरे, उजड़ के आए, 50,000 महिलाओं का रेप हुआ। आप कैसे आज़ादी सेलिब्रेट कर सकते? और एक और आज आपके सामने एक फैक्ट और देता हूँ मैं। ये जो जब आज़ादी की बात हो रही थी तो लॉर्ड माउंटबेटन ने चिट्ठी लिखी अपने जो दोस्त जो उनके हाई स्कूल में थे, उनका नाम था रेडक्लिफ, और उनसे कहा कि आपको देश के विभाजन की रेखा तैयार करनी है। हाँ, जिसने लाइनें कीजिए आगे। लेकिन उसके पीछे की जो किताब है ना वो हिंदुस्तानियों ने लिखी, वॉल्टर रीड की किताब है, कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन, द ग्रेट बिट्रेयल ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि रेडक्लिफ ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कहा मुझे कम से कम 3.5 साल चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, इमीडिएटली आओ, 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते। वो आए और उनको नेहरू जी ने कहा, वही किताब वॉल्टर रीड की किताब कहती है कि नेहरू जी ने उनसे रीड से कहा नहीं नहीं हमारे पास 1 महीने से ज्यादा नहीं है। 35 डेज में देश का विभाजन कैसे हुआ, दिल्ली में बैठ के ऐसे उन्होंने लाइन कर दी। लाइन की। और कमाल की बात यह है, उन्होंने आगे लिखा, रीड का उनका नाम लिखे, रेडक्लिफ का, उन्होंने कहा कि मुझे इतिहास माफ नहीं करेगा, ये जघन्य कार्य करवाया है मुझसे, लाखों लोग मारे जाएंगे, ये वो अपनी बात कह चुके थे। किसको जल्दी थी सत्ता पे आने की? और हम कह रहे हैं कि हमने ये लड़ाई जो है हमने गाना गा करके वंदे मातरम कह के ले ली है। 26,000 सैनिक ऑन रिकॉर्ड, आप सुभाष बाबू की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके मरे हैं। और इन्होंने सुभाष बाबू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया, नेहरू ने करवाया। पर आज भी तो भगत सिंह टेररिस्ट है। तो कौन, हम देखें ना कि आज हम लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं बहादुरी से, सुभाष का नाम लेते हैं, सावरकर का, लेकिन ये नहीं है, तस्वीरें किसी और की टंगी हुई हैं।
सही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मधु जी अगर कुछ कुछ विषय को देखेंगे, क्योंकि हमारे सामने जिन लोगों को बड़ा बना दिया गया है, ये कहा गया कि इनके ऊपर चर्चा नहीं करनी है, इसीलिए इस देश में मौलाना आजाद का चरित्र कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। मौलाना आजाद मक्का में पैदा हुए, बिल्कुल। उनके खानदान के लोग हेरात से यहाँ आए, वहीं दफने भी गए। लेकिन कमाल देखिए, मौलाना आजाद को भारतीय राजनीति और भारतीय कांग्रेस ने एपिटोम ऑफ सेकुलरिज्म कहा, लेकिन मौलाना आजाद जब पैदा हुए तो उनका नाम था फिरोज बख्त। जब वो जवान हुए तो उनका नाम हो गया मोइनुद्दीन। जब वो भारत की राजनीति में आए तो उनका नाम हो गया अबुल कलाम आजाद। और जब एक विशेष राजनीति करनी थी तो उनके नाम के आगे मौलाना आ गया। मेरा इस पे सवाल नहीं है, मेरा सवाल यह है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री जो अपनी जिंदगी में जीते जी सच नहीं बोल पाया अपने नाम के बारे में, अपने नाम की नहीं, नाम भी छोड़ दीजिए, छोटी बात है, उन्होंने किताब लिखी अपने जीते जी, इंडिया विंस फ्रीडम। यस, लिखी उनकी किताब, लिखा आप देश ने पढ़ी होगी, मेरे पास वो भी वर्जन है। लेकिन आप उनकी इस बात का अंदाजा लगाइए कि जिन्हा ने पाकिस्तान ले लिया और उनकी जामा मस्जिद पे जो आखिरी स्पीच है जो आपने सुनी होगी, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि मुसलमानों तुम यही जो तुम चाहते हो वो तुम्हें यही मिलेगा। अब आप इस सेंटेंस का मतलब देखिए कि जिन्हा ने लाइन ओपन कर दी, आपने बैठ के यहाँ काम क्या किया कि आपने एक किताब लिखी और किताब लिखने के बाद आपने अपनी वसीयत में ये कह के गए कि मैं अपने जीते जी ये बातें नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरे मरने के 30-35 साल के बाद इसे जोड़ देना। 1998 में ओरिएंटल स्वान पब्लिकेशन सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गई और वो 30 पन्ने इंडिया विंस फ्रीडम में जोड़ दिए गए और नई किताब आई, उसमें उन्होंने लिखा जिन्ना वाज राइट, नेहरू वाज रॉन्ग। और कांग्रेस का देखिए 88 की घटना है, 90 में किताब आई, पूरे देश से किताब गायब हो गई। और 1992 में एक प्रधानमंत्री कांग्रेस का था दिल्ली में, जिसकी देखरेख में आप जानती हैं कि वो बाबरी ढांचा जो था वो टूट गया। जैसे ही मामला हुआ कि सेकुलरिज्म खतरे में पड़ा, तत्काल उनको भारत रत्न अनाउट हो गया। किनको? मौलाना आजाद को। हाँ, you're right. You're right. I didn't connect. He died in I think 58. That's right. So what is the relevance in 1992 of Maulana Azad to give a national Bharat Ratna? For all this, all that he did. तो किताब गायब कर दी, लोगों को पता नहीं चला। अगर ये चरित्र सामने आता कि तुम जीते जी वो बात नहीं कह पाए क्योंकि तुम्हें कांग्रेस में रह करके हिंदुस्तान के अंदर आज का जो पाकिस्तान बना हुआ है, आज की जो ताकतें इस देश में बैठी हुई हैं, जो जिन्ना वाली आज़ादी मांग रही हैं, ये इसी एजेंडे के तहत मौलाना आज़ाद ने इस देश के अंदर शिक्षा नीति तैयार की, नूरुल हसन को बनाया, इरफान हबीब को बनाया, इन तमाम ताकतों ने वही इतिहास लिखा जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो गज़वा हिंद पहले दिन से चला। That's what I'm saying. कि जिन्ना तो क्लियर था, उसने बता दिया अपना मंसूबा, लेकिन यहां सेकुलरिज्म की आड़ में रह करके जो आप देश को कर गए हैं कि 70 साल के बाद ये देश 1946 और 47 के हालात में आज पहुंचा हुआ है। आज लोग डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं, सड़कों पे जो लोग बैठे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्शन। नॉट ओनली दैट, खुलेआम बात हो रही है कि हमें उत्तर भारत में मुगलिस्तान बनाना है और दक्षिण भारत में द्रविडिस्तान। ये उनका एजेंडा है। मैप्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं। जेएनयू में पढ़ा हुआ लड़का हिस्ट्री में वो चिकन नेक को काट करके अलग करने की बात करता है। खुले आम लोग आज कहते हैं हमें जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए। इसी के लिए मौलाना आज़ाद जैसे लोग थे, वो जिन्ना से ज़्यादा खतरनाक थे और इसीलिए उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। आप बताइए ना, आप 58 एक आदमी चला गया, उसका कंट्रीब्यूशन का जो मापदंड था वो आपको नहीं। पर पुष्पेंद्र, आई थिंक वील हैव टू, इसमें तो सही में सरकार को सारा ये खुलासा करना पड़ेगा। हु वाज रनिंग द गवर्नमेंट, हु वाज मेकिंग दिस डिसीजंस, हाउ डिड दिस हैपन कि यहाँ पार्लियामेंट पास करती है राष्ट्रीय दिन दर्शिका, क्या होगी हमारी, वो चुपचाप गायब हो जाता है। हमने तो कोई चीज़ अपने पास छोड़ी नहीं है, सब ओपन चैलेंज। या जैसे 35 और 35A का हुआ, आर्टिकल लाए गए, देश को कहाँ पता था, बिल्कुल अनेक्स्चर्स में डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं पता था। लेकिन यही सब, but 370 was not that much very important. लेकिन 35A was the real culprit.
भारत का संविधान 368 ये कहता है कि भारत की धरती पे कोई भी पैदा हुआ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये वेल लैंग्वेज हो, वो सब जाके पूरे देश के किसी कोने में बस सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कारोबार। उसका उल्लंघन करते हुए 3550 के जम्मू कश्मीर जाएंगे तो अलग से नागरिकता लेनी होगी। कभी आपने इस बात को सुना कि भारत विभाजन के बाद 14 मई 1954 को 35 पे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से दबाव बना के आपने एक आदेश दिलवाया, वो 35 पे बनी। ये भी छोड़ दीजिए, मैं इस भारत के उस पाखंड, उस सेकुलरिज्म को, पाखंड को बाहर लाना चाहता हूं। आपने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेसिफिक ये बनाई। जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 में बना, लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में ये धारा वहां के संविधान में जोड़ी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के उस वक्त के लीडर, आज तो ये लीडर उनके सामने बौने हैं मधु जी, बौने हैं। अब्दुल्ला और मुफ्ती, वो इतने वेमिनस एंटी हिंदू थे कि उन्होंने अपने संविधान में आर्टिकल 35 को जब इंसर्ट किया तो बाकायदा विजनरी प्रधानमंत्री से डिमांड में कहा उन्होंने कि हम इसे 54 से नहीं लागू करेंगे, हम 44 से। उसके पीछे मंशा क्या था? 44 से पहले 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हो चुका था, जहां बाद में अटल जी गए थे फूल चढ़ाने, जिसको आप मीनारे पाकिस्तान कहते हैं। पास होने के बाद डिस्टरबेंस शुरू हुए और वहां से लोग आ रहे थे, 5600 परिवार आए थे। बिल्कुल। उसमें डोगरा थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, सिख थे, एक भी मुसलमान नहीं था। और वो 57 तक आते रहे। 1944 की डेट इसलिए रखी कि 44 से 57 तक वो 5600 परिवार नॉन मुस्लिम थे। और पिछले 70 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यहाँ तो इंस्टीट्यूशंस में छोटी छोटी बात पे सवाल हो जाते हैं। ये किसी ने नहीं पूछा। आज़ाद भारत में 5.5 से लेकर 7.5 लाख लोग पिछले 70 साल से उनको अपने मताधिकार से वंचित रखा गया। उनको नागरिकता तो नहीं दी गई, आपने उनका मददगार ही नहीं। और वो लोग जम्मू की सड़कों पे पिछले 70 साल लह रहे हैं। नहीं, वो मेला ढोने वाली, अच्छा, ये जो रेफ्यूजी आए थे, बिल्कुल। आप सोचिए कि वो कैसे जीवन यापन करेंगे। आज जो लोग बड़ा, जिनको चिंता हो रही है ना कि साहब आप इनको नागरिकता क्यों दे रहे हैं, उनसे कहिए। मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में पीडीपी और मुस्लिम लीग के दोनों नेताओं की स्पीच सुन के मेरा दिमाग खराब होता है। ये मुस्लिम लीग 47 में गांधी जब कहता था कि देश मत तोड़ो, तो ये बुला बुला करके पाकिस्तान भेज रहे थे। 46 का इलेक्शन के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत क्या है। 490 में से 476 सीट मुस्लिम लीग ने सिर्फ इस पे जीती कि पाकिस्तान बनेगा। और फिर हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए यहीं रह गए। एक नहीं गया तो क्या आप सोच सकते वो गए नहीं तो क्या उनकी सोच खत्म हो गई? आज जो आप दुनिया भर में धरने प्रदर्शन देख रहे हैं, आज जो हालात हैं, ये इसकी नींव आजादी के तुरंत बाद रख दी गई थी। नहीं, और देयर इज आल्सो सम मेथड इन दिस मैडनेस कि आपने खान अब्दुल गफ्फार खान को दरकिनार कर दिया। वो रोता रहा, यू आर हैंडिंग मी ओवर टू द वुल्व्स। yes. और आपने बिल्कुल परवाह नहीं की। आपने बलूचिस्तान ने कहा, हाँ, आपने नहीं। और बांग्लादेश भी चाहता तो यही था, उनका यही था कि हम दोनों बंगाल इकट्ठे हो जाएंगे। आपने उनके सारे सिपाही भी दे दिए, 93,000, और कह दिया कि अब जो मर्जी अपने आप को। उसमें मेरी एक थ्योरी है, अब ये कितनी सच है कितनी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उन डेट्स को कैलकुलेट करता हूँ। 65 में जो वॉर हुई है, 66 में जिन ताकतों ने लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में एलिमिनेट किया था, उसमें पाकिस्तान के बड़े हुक्मरान शामिल थे, उसमें रशियन फोर्सेस शामिल थी। और वही रशियन फोर्सेस बाद में 76 में आई। ये 93 उस मजबूरी में छोड़े गए थे कि उस ज़माने की हिंदुस्तान की सरकार के राज पाकिस्तानी उन नेताओं को पता थे। ओह माय गॉड, ये भी कभी खुलेगा। देश में इतनी चीज़ें खुली, ये भी खुलेगा। आप जैसे लोग हैं और देश भर में इतने सारे लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, इस नरेटिव को ला रहे हैं। आप लोग कोई आपका कोई अलग से नेशनलिज्म थोड़ी नहीं है, आप तो फैक्ट को पब्लिक के सामने ला रहे हैं और उन्हीं की लिखी किताबों के माध्यम से ला रहे हैं। इसलिए आज इस देश में उथल पुथल और परेशानी ये है, लोग आज भी नहीं चाहते मधु जी कि ये चीज़ें बाहर आए। परंतु जैसे जैसे आ रही हैं, जैसे आप खुद ही, मैं आपके लेक्चर्स देखती हूँ यूट्यूब पे, किस किस्म का पैशन और किस किस्म से उत्साह और जोश से लोग आपको सुनने आ रहे हैं, क्योंकि कभी खुल के बात हुई नहीं। आपका नैरेटिव ये था कि आपको अखबार में लेटर टू एडिटर्स में तो जगह नहीं मिलती थी।
आपका 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 आर्टिकल लिखा कहाँ जाता था? और लोग एक्सपोज हो गए, जो मीडिया के बड़े बड़े हाउसेस थे, ये कहते थे कि मोदी जीत जाएगा तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी पत्रकारिता के मापदंड पहली बार हमने देखे। क्या ऐसा भी होता है कि एडिटर को पार्टी बनना है? और यहाँ तो लोग गए, चुनाव जीत गए, कांग्रेस से चुनाव हारे, फिर दोबारा के एडिटर हो गए। तो ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। इस मिट्टी में क्या इसलिए भी कि इतना खून और मैसेकर्स यहाँ हुए, तो इसीलिए इतने बिकाऊ लोग इस मिट्टी से उपज रहे हैं। वी आर मास प्रोड्यूसिंग मीर जाफर्स इन दिस कंट्री। आप मुझे बताइए, औरंगाबाद किसके नाम पे बना हुआ है? हाँ बताइए, औरंगजेब के नाम। और तो और देखिए, देश कितना, इसको आप ये कह सकते हैं गाजियाबाद। नहीं, गाजियाबाद तो चलिए, जिस आदमी ने दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग जलाई, नालंदा में आग लगा दी, उसके नाम से स्टेशन आज भी है। और उसके नाम को बदलने को कम्युनलिज्म माना जाता है, और ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने वालों को सेकुलर माना जाता है। एक नैरेटिव है कि जो इस तरीके की बात कर रहा है वो कंजर्वेटिव है, वो दकिया। ये तो नेहरू ने बेईमानी सबसे ज्यादा शुरू की, क्योंकि गांधी को भी तो वो गांधी के राम राज्य की बात को भी किस तरह से जलील किया जाता था कम्युनिस्ट द्वारा और नेहरू द्वारा। नेहरू भी तो गांधी का कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं था। ही यूज्ड हिम एंड समहाउ गांधी वाज विलिंग टू बी यूज्ड। नॉर्मल एक आम आदमी की हैसियत में पूछना, हाँ, गांधी जी को किसी ने गोली मारी, मैं उस एपिसोड पर नहीं जा रहा, गोली क्यों मारी, गोली जब मारी उनको, वो कौन आदमी था जो गांधी जी के सीने पे लग के ये सुन रहा था कि इन्होंने आखिर में हे राम कहा था? आप थोड़ी देर के लिए मुझे बताइए, ये मुमकिन है? वो मिल जाए मुझे तो मैं तो उसे भारत रत्न दिलाने के लिए उसकी कोशिश करूंगा। ये कैसे क्रिएट कर दिया गया? नहीं, और कितनी गोलियां लगी उस पे भी, मैंने कहा वो विवाद अपनी जगह है। 4 लगी, कैसे लगी, 40 मिनट तक जीवित रहे, उनको वहां से वहां तक, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन ये हे राम कब कहा और किसने सुना था? लेकिन क्योंकि उस वक्त चीजें नहीं आती थी, आधुनिक भारत में संचार क्रांति के जरिए आज देश में इतने सवाल उठ रहे हैं कि जिन्होंने ये फ्रॉड फैलाया है वो आज कॉर्नर हो रहे हैं, उन पे जवाब नहीं मिल रहा, पगलाए हुए हैं। इसलिए वो आप ये स्थिति और पाकिस्तान का खुलेआम सहारा ले रहे हैं। पहले तो लगता है कि रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान चलाती थी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं कर पाया, भारत की संसद ने वो सारे काम पाकिस्तान से ज्यादा बड़े कर दिए। और बौखलाहट का एक आखिरी बस मैं आपने कहना चाहता हूँ, जो लोग बड़े सभ्य थे, वामपंथी थे, बड़े इतिहासकार थे, हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसमें हम पैदा हुए, हम पढ़े, उनका वो रूप भी हमने देखा है। लेकिन जब आप तर्कों पे हारने लगते हैं, यानी इरफान हबीब प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस, जिन्होंने शिवाजी को पहाड़ी चूहा लिखा, उनसे बड़ा जिहादी मुसलमान वामपंथ के नकाब में कोई हो नहीं सकता। वो जब तर्कों से हार गए तो केरला के गवर्नर के स्टेज पे चढ़ के फिजिकल अटैक पे लिए, हाँ। जब जिंदगी में लोग भजन करने वाली पोजीशन में, तो आप सोचिए कि आपके जैसे लोगों के लगातार कोशिशों से आप मनुष्यरी मैगजीन को कितने समय से निकाल रही हैं, और उसके बाद से आज जो आपका पूरा का पूरा एक्टिविज्म है, ये लोग आपके उस एक्टिविज्म से घबरा गए हैं। ना आपके पास कोई सत्ता है, ना कोई आपकी व्यवस्था है। आप जो भी कुछ कर रही हैं पिछले कई सालों से, तो हम देख रहे हैं, जब जर्नलिज्म में नहीं थे हम तो आपको देख करके आए, तो आप सोचिए कि आज आपके इस मोड़ पे ये घबरा गई है पूरी की पूरी सत्ता, पूरी की पूरी विचारधारा। हाँ, मतलब गुंडे मवाली की तरह आया पीटने गवर्नर को। इस शोज ना कि देखिए कि और वो भी हिस्ट्री कांग्रेस है, आप ही का सारा ऑडियंस है, और ऑडियंस भी आपका है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई इसलिए मैं आप जैसे लोग और तमाम, चाहे जीटी बख्शी हो, RSN हो, सुशील हो, दिलकन बरदार हो, कैप्टन रिजवी हो, ये 15-20 लोगों के सिर्फ बोलने से देश में घबराहट पैदा हो गई। सरकार ने तो आज तक अपनी शिक्षा नीति तो बदली नहीं है। सरकार क्या करती है वो तो सरकार का काम है। स्कॉलरशिप्स भी विशेष दे रही है माइनॉरिटी कम्युनिटीज तथा कथित को, देखिए सब कुछ दे रही है। मतलब कोई भी जो सेक्युलर कांग्रेस ने प्रिविलेजेस दिए तो उनको बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। मोदी सरकार ने उनको बढ़ाया ही है, फिर भी पगलाए हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार पे मैं इसलिए टीका टिप्पणी नहीं करता कि सरकार कैसे चलती है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ। माइनॉरिटी शब्द इक्विवेलेंट टू मुस्लिम, द मोमेंट यू से माइनॉरिटी इज नॉट मुस्लिम। माइनॉरिटी कमीशन में
आपने कितनी बार देखा कि पारसी उसका चेयरमैन बना, जो कि इस देश में 50,000 रह गया है, या बहाई बना, वो भी तो माइनॉरिटी है। लेकिन क्योंकि अपीजमेंट का लेवल ये हो गया है कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुसलमान जब तक नहीं बनेगा, और सरकारी विज्ञापन देखिए, ये पहले भी चल रहा था, अब चल रहा था, सरकार का विज्ञापन आता है कि माइनॉरिटीज के लिए हमने ये स्कॉलरशिप बनाई है, ये फलानी, ये इस विज्ञापन में आप पास से देखेंगे तो या तो टोपी लगाए मुसलमान होता है या सरदार होता है, यानी बाकी माइनॉरिटी में जो और लोग हैं वो जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनकी शक्लें नहीं हैं। नहीं, पर सरदार को भी बहुत स्ट्रेटेजिकली मिस्chievous इंटेंट से रखा जाता है। That's what I'm saying. ये जो सरदार को खालिस्तानी बनाना है, मैंने कहा सरदार को सरदार नहीं रहने देना, उसको गुरु का सिख नहीं रहने देना, भाई, ये जो उसको आपने पाकिस्तान कहा कि का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू मुस्लिम सिख कब से अलग धर्म हो गया, बिल्कुल स्मार्ट, लेकिन नरेटिव क्रिएट कर दिया गया है। आप उन नरेटिव्स को ठीक करने में एक लंबा समय लगेगा, तब इस देश को अपनी पहचान, अपने आइडियल, अपने नेता का चेहरा नजर आएगा, तो ये देश सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ने लगेगा। यही डर है, इसलिए लोग घबराए हुए हैं। चलिए, ये सिलसिला शुरू तो हो गया है और ये रुकने वाला भी नहीं है पुष्पेंद्र, और लगे रहो पुष्पेंद्र भाई, यही हमारी आपसे दुआ भी है, लंबी उम्र हो आपकी, और आप जैसे देती हैं लोगों को, और आपसे लोगों ने जो फाइटिंग स्पिरिट है, बहुत लोग जानते हैं आपको और जगह जगह पूछते भी हैं, लेकिन आप अपनी जो ऊर्जा है उसको कम मत होने दीजिए। बहुत देश में लोग आपके साथ हैं। कीप ऑन ड्रीमिंग। नमस्ते, सी यू अगेन सून।